हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 10 से लेकर 16 अप्रैल 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं पूरे सप्ताह के, उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह वीडियो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, टीचिंग, नॉन टीचिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और जिन्हें इनकी पीडीएफ की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए जानते हैं जितने भी करंट अफेयर्स आए हुए हैं। तो ये गणित का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया, तो ये किनको दिया गया है? ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं जिनका नाम है CR राव। इनको दिया गया है गणित का नोबेल पुरस्कार, ये इस साल का 2023 का। और ये हैं CR राव जी, इनको दिया गया है। और सांख्यिकी का नोबेल जो है ये कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव जी को दिया गया है। और इस पुरस्कार में जो राशि दी जाती है ये दी जाती है $80,000 की राशि दी जाती है इस पुरस्कार में। तो इतनी सारी चीज़ें रिलेटेड है इस नोबेल पुरस्कार से। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। ये हर साल 10 अप्रैल को ये मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस। और इसमें जो है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक जिनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा की पद्धति का स्थापना किया गया था। और यह होम्योपैथी जो सप्ताह है ये प्रति वर्ष 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक ये मनाया जाता है, होम्योपैथिक सप्ताह। इसमें होम्योपैथी दवाओं की जो फ़ायदे होते हैं उन सभी को फैलाने के लिए, बताने के लिए, लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। क्योंकि इसमें जो होता है साइड इफ़ेक्ट बहुत कम पहुँचते हैं एज़ कम्पेयर टू जो इंग्लिश दवाएं होती हैं उनसे। और इस साल की जो थीम रखी गई है ये है वन हेल्थ वन फैमिली। ये थीम रखी गई है विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं 10 अप्रैल का इतिहास। मतलब 10 अप्रैल के दिन इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी तो हुई थी, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को जानते हैं। तो ये 10 अप्रैल 1857 और 1887 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये 10 अप्रैल 1857 में बॉम्बे में की गई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह जिनका नाम है इनसैट 1A। इसको 10 अप्रैल 1982 में लॉन्च किया गया था, ये जो कि भारत का राष्ट्रीय उपग्रह था। तो ये सभी रिलेटेड है जो 10 अप्रैल के इतिहास में घटित हुए थे। अब नेक्स्ट जानते हैं कि 13 अप्रैल का इतिहास में क्या क्या हुआ था। तो 13 अप्रैल 1947 में भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंध ये स्थापित किए गए थे। इंडिया और रसिया के बीच व्यापारिक संबंध हो गया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए, वो सभी सब ये 13 अप्रैल 1947 से ये चली आ रही है। नेक्स्ट 13 अप्रैल 1948 में भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी ये बनाई गई थी। तो ये दोनों तारीख याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं 14 अप्रैल के दिन क्या हुआ था। तो ये सिख गुरु जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव, और ये 5वें गुरु हैं सिखों के। इनका जन्म 14 अप्रैल 1563 ईस्वी में हुआ था। और 14 अप्रैल 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में कानून ये लागू किया गया था। नेक्स्ट 14 अप्रैल 1952 में 3 एकीकृत रेलवे क्षेत्र, ये उत्तरी, उत्तर पूर्वी और पूर्वी का उद्घाटन ये किया गया था। रेलवे जोन्स जो होते हैं उन सभी का उद्घाटन किया गया था 14 अप्रैल 1952 में। तो ये सभी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो 14 अप्रैल से रिलेटेड हैं और जो हिस्ट्री में किए गए थे, घटना घटे थे। तो ये याद रखें। विश्व बैडमिंटन महासंघ, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 5 जुलाई 1934 में बैडमिंटन विश्व महासंघ की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है ये कुआलालंपुर जो मलेशिया में सिचुएटेड है। और इसके अभी प्रेजेंट के अध्यक्ष जो हैं ये हैं पॉल एरिक हॉयर लॉर्सन, अभी अध्यक्ष हैं। और इसमें टोटल सदस्य देश जो हैं ये 194, मतलब 194 टोटल सदस्य देश है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे देश के जो बैडमिंटन खिलाड़ी है जिनका नाम है प्रियांशु राजवात के द्वारा ये एक पदक जीता गया है जिसका नाम है ऑरलियंस
मास्टर्स 2023 ये जीता है। और ये जो हैं फाइनल में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हराकर ये अपने पदक अपने नाम कर लिए हैं। तो ये इनका नाम याद रखें, प्रियांशु राजवत। अब नेक्स्ट जानते हैं बाघों की जनगणना ये की गई है, इससे रिलेटेड जान लेते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक का जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वहाँ पर दौरा किया गया था और ये पब्लिश किया गया है कि हमारे देश में कितने बाघ अभी तक, मतलब जनसंख्या कितनी है, बढ़ गई है वो। तो इनसे रिलेटेड जानते हैं। तो ये 2022 में बाघ की जनगणना के अनुसार भारत में कम से कम 3167 बाघ ये हैं, ऐसा अनुमान मतलब लगाया गया है। और ये 2022 का जनगणना है, क्योंकि ये बाघों का जनगणना जो होता है ये हर 4 साल में ये इसका जनगणना करवाया जाता है। पहली जनगणना जो है ये 2006 में करवाई गई थी, फिर 2010 में, 2014 में, 2018 में, और इस बार की जो जनगणना है ये 2022 में करवाई गई है। और इसमें जो है 3167 बाघ ये ऐसा डाटा प्रस्तुत किया गया है। और 2018 में करवाई गई थी, उस टाइम कितने बाघ थे? उस टाइम थे 2967 बाघ थे। और 2014 में 2226 बाघ टोटल थे। तो ये याद रखें ये नंबर्स, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि इस बार की 2022 की जनगणना में बाघों की कुल जनसंख्या कितनी है, उसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये याद रखें कि कितनी है, ये 3167 बाघ हैं, 3167 टाइगर्स इन इंडिया। और ये जो है इंटरनेशनल टाइगर्स डे ये प्रत्येक साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी डेट याद रखें। और ये तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मोदी जी के द्वारा कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वहाँ का दौरा किया गया। और ये जो दौरा है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये 50 साल पूरे होने के मकसद से ये किया गया है और ये डाटा पब्लिश किया गया है। इनसे रिलेटेड और भी चीज़ों को जानते हैं। भारत में बाघों की आबादी जो है ये 2022 के डाटा जो है 3167 और 2018 का 2967, ये सभी है 2022 और 18 का डाटा। अभी इसमें जो विकास दर जो ये हासिल की गई है ये 6.7% ये विकास दर हासिल की गई है, जो कि मतलब बाघों की जनसंख्या जो बढ़ी है ये 6.7% के दर से ये बढ़ी है। और महत्वपूर्ण वृद्धि जो जहाँ पर देखी गई है ये है शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा बाघों का ग्रोथ ये देखा गया है। और बाघों की सबसे बड़ी आबादी जो है ये नीलगिरी क्लस्टर में है, ऐसा ये कहा गया है इस डाटा के अनुसार। और इसमें अधिभोग गिरावट, मतलब जिस क्षेत्र में गिरावट ये पाई गई है जहाँ पर बाघों की जनसंख्या घट गई है, ये है वायनाड परिदृश्य और बिलिंग बिलीगिरी रंगा पहाड़ियों में ये ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर बाघों की संख्या घटी है। और पूर्वोत्तरी पहाड़ी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इन सभी क्षेत्रों में ये इनकी जनसंख्या का गिरावट देखा गया है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मारे गए होंगे बाघ, या तो फिर अपने खुद से मर गए या फिर माइग्रेट कर गए होंगे एक इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के ओर चले गए होंगे। तो ये सभी डाटा इसमें प्रस्तुत किया गया है। और उच्च संरक्षण प्राथमिकता जो है ये सिमलीपाल में बाघों की आनुवंशिक रूप से अनूठी और छोटी आबादी संरक्षण प्राथमिकता ये की गई है। और सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित टीआर मतलब टाइगर रिजर्व जो है ये पेरियार टाइगर रिजर्व है, जो कि केरला में सिचुएटेड है। तो इतनी सारी रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बाघों के जनगणना से रिलेटेड। और भी जान लेते हैं कि डिफरेंट स्टेट में कितनी बाघों की संख्या है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है ये मध्य प्रदेश में है, टोटल 526 बाघ हैं। और कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र 312, तमिलनाडु 264, असम 190, केरला 192 और उत्तर प्रदेश में 176 टोटल बाघों की संख्या। वेस्ट बंगाल में 88, राजस्थान में 69। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा बाघों की जनसंख्या किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और लोवेस्ट तो ये तो नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो सबसे हाईएस्ट जो जो स्टेट्स में है वो सभी ये दिखाया गया है। अब बाघों की कितनी उपजातियां ये पाई जाती है इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो कि है बंगाल टाइगर्स, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाया जाता है बंगाल टाइगर्स। और कैस्पियन टाइगर जो है ये तुर्की
मध्य और पश्चिम एशिया में विलुप्त ऐसे माना जाता है कि ये विलुप्त हो चुके हैं। और नेक्स्ट है अमूर बाघ, जो कि रूस और चीन और उत्तर कोरिया के अमूर नदी क्षेत्र में ये पाया जाता है अमूर बाघ। और जावन बाघ जो है जावा इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और दक्षिण चीन बाघ जो है दक्षिण मध्य चीन में पाया जाता है। बाली बाघ बाली इंडोनेशिया में, जो कि ये विलुप्त हो चुका है, अब नहीं रहे हैं। और सुमात्रा बाघ जो है ये सुमात्रा इंडोनेशिया में पाया जाता है। और इंडो चाइनीज़ टाइगर जो है महाद्वीप दक्षिण पूर्व एशिया में ये सभी पाए जाते हैं, जो कि बाघों का एक प्रकार है, उपजातियां हैं, ये भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं टाइगर के बारे में, जान लेते हैं जो बाघ के बारे में, इनका साइंटिफिक नाम क्या है। तो ये पैंथेरा टिग्रिस है। और हमारे इंडियन सब स्पीसीज का जो नाम है ये पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस मतलब 2 बार टिग्रिस करके ये है, जो कि इंडियन सब स्पीसीज जो टाइगर्स हैं उन सभी का। तो ये सभी चीज़ें रिलेटेड हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो टाइगर रिजर्व है जो लार्जेस्ट जो है ये नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। और जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ये है औरांग टाइगर रिजर्व, जो कि आसाम में सिचुएटेड है। और इसमें प्रोटेक्शन स्टेटस जो है टाइगर का वो क्या क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो IUCN रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड रखा गया है। और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है टाइगर्स को। और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो ये भी याद रखें कि IUCN रेड लिस्ट में किस स्थान पे रखा गया है। तो इंडेंजर्ड में रखा गया है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है टाइगर्स को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं कर्नाटक के बारे में, क्योंकि हमारे देश प्रधानमंत्री के द्वारा ये कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व में विजिट किया गया है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये कर्नाटक जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 8वां सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का। इसके मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में हैं बसवराज बोम्मई, अभी मुख्यमंत्री है। और राजधानी जो है बेंगलुरु में सिचुएटेड है। और राज्यपाल अभी प्रेजेंट में कौन है, ये थावरचंद गहलोत जी अभी कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और इसकी साक्षरता जो रेट है 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो ये है 75.36%, ये लिटरेसी रेट है कर्नाटका की। और कर्नाटका का गठन, इस राज्य का गठन जो किया गया था ये 1 नवंबर 1956 में किया गया था। और यहाँ का लिंगानुपात दैट मीन्स सेक्स रेशियो जो है ये है 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में, ये है यहाँ का सेक्स रेशियो। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कर्नाटका से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो ये किनको दिया गया है, ये आप पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जी का, उनको ये राष्ट्र पार्टी का दर्जा ये दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये 10 अप्रैल 2023 को ये दिया गया है। और जो तृणमूल कांग्रेस है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको CPI बोला जाता है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP जिसको बोला जाता है, इस सभी का जो राष्ट्र पार्टी का जो दर्जा है वो वापस ले लिया गया है। क्योंकि इसकी जो एक क्राइटेरिया होती है उससे अगर वो फॉलो नहीं किया तो उसका जो पद होता है राष्ट्र पार्टी का वो छीन लिया जाता है। और जो ये आम आदमी पार्टी का ये क्राइटेरिया फुल हो गया है, इसीलिए इनको दिया गया है राष्ट्र पार्टी का दर्जा। अब ये क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो राष्ट्र पार्टी बनने की जो शर्तें होती हैं ये हैं, अगर कोई भी पार्टी हो हमारे देश में वो 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीते। अगर लोकसभा का चुनाव है उसमें 2% मतलब टोटल 2% सीट अगर वो जीत रहा है तो उसमें एलिजिबल है। और भी क्राइटेरिया हैं, जो कि 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे, या विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जो वोट होता है वो जुटाए, या फिर कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखे, तो उन सभी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा ये दिया जाता है। और ये आप जो पार्टी है ये इसके द्वारा हासिल किया गया है, इसलिए उसको राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये प्रोवाइड भी करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। यह भारत का चुनाव आयोग का संवैधानिक ये निकाय है, मतलब ये इसका जो है हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है और ये आर्टिकल 324 में ये मेंशन किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार के बारे में मेंशन किया हुआ है और ये जो हमारे देश में चुनावों को संचालन और नियमन करने के लिए ये बनाया गया है। जितने भी चुनाव करवाए जाते हैं वो सभी का संचालन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और इसका गठन जो है ये 25 जनवरी 1950 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है और प्रथम कार्यकारी जो थे ये हैं सुकुमार सेन जी थे और वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं ये राजीव कुमार हैं। तो इन सभी के नाम याद रखें और ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार ये दिया गया, तो ये किनको दिया गया है, जिनका नाम है नीलेश सांबरे जी को ये पुरस्कार दिया गया है, मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार। और इनका जो अप्पा के नाम से भी इनको जाना जाता है और ये जो हैं जिजाऊ एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक ये हैं नीलेश सांबरे। इनको दिया गया है मराठा उद्योग रत्न 2023 और इन्हें जो है नासिक मुंबई में मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 ये हो रहा था, इस दौरान इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप। इसमें जो है निशा दाहिया ने के द्वारा ये रजत पदक ये जीता गया है। ये हैं निशा दाहिया जिनके द्वारा एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में रजत पदक ये जीता गया है, मतलब सिल्वर मेडल। और इसका आयोजन जो है ये कजाकिस्तान के अस्थाना में किया गया था और इसमें 68 किलोग्राम वर्ग में इनके द्वारा ये पदक जीता गया है और प्रिया मलिक जो है 76 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक ये जीते हैं जो हमारे देश की हैं। तो इन दोनों का नाम याद रखें कि एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में किन 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 सभी के द्वारा पदक जीता गया है और कौन कौन से पदक जीता गया है, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ के एग्ज़ामों या फिर ये पूरा 23 का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब तुलसी घाट बहाली परियोजना ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया, ये हमारे विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर, इनके द्वारा 10 अप्रैल 2023 को ये युगांडा के कंपाला में ये परियोजना लॉन्च किया गया है, जिनका नाम है तुलसी घाट बहाली परियोजना। ये याद रखें ये हमारे देश में नहीं लॉन्च किया गया है, ये युगांडा में लॉन्च किया गया है और ये विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। ये प्रत्येक साल 28 मई को ये मनाया जाता है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। और ये मतलब मनाया नहीं जाता है, ये इस बार से ये मनाने की घोषणा कर दी है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, मतलब महाराष्ट्र में ये मनाया जाएगा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। और ये वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाएगा, मतलब 28 मई को। और इनका जन्म जो है ये 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में इनका जन्म हुआ था, विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म। और इन्हीं के याद में ये महाराष्ट्र में ये मनाया जाएगा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। तो ये घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कि अब से ये मनाए जाएंगे। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश ये नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, ये है न्यायमूर्ति अप्रेश कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है त्रिपुरा हाईकोर्ट के जज के रूप में। और त्रिपुरा हाईकोर्ट की जो स्थापना की गई थी ये 23 मार्च 2013 को ये की गई थी, त्रिपुरा हाईकोर्ट की स्थापना। और ये जो हैं अप्रेश कुमार सिंह जी हैं ये टी अमरनाथ गोंड का स्थान ये लेंगे, मतलब इससे पहले जो जज थे वो थे टी अमरनाथ गोंड जी थे। इन दोनों का नाम याद रखें। अब नेक्स्ट है विश्व पार्किंसन दिवस। ये 11 अप्रैल को ये मनाया गया विश्व पार्किंसन दिवस। और इस वर्ष की जो थीम ये रखी गई है ये #Tech64PD, मतलब पार्किंसन डिजीज, ये थीम रखी गई है 2023 की थीम। और ये दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की जयंती के रूप में ये मनाया जाता है।
विश्व पार्किंसन दिवस। तो इतनी सारी पॉइंट्स हैं जो याद रखने के लिए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, मेंढक की नई प्रजाति का खोज किया गया है जिसका नाम है अमोलॉप्स सीजू, ये नाम रखा गया है। और ये जो है मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स में इसको मतलब खोजा गया है। और ये किसके द्वारा खोजा गया है? ये खोजा गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये खोजा गया है, नई प्रजाति जो मेंढक की है। और इसका नाम बस याद रखें कि अमोलॉप्स सीजू जो है ये मेंढक की प्रजाति है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमोलॉप्स सीजू जो है ये किससे रिलेटेड है, और ऑप्शन में दे देगा मेंढक, गोट वगैरह, जो भी 4 ऑप्शन बना के दे दिए जाएंगे। तो उसमें आपको याद रखना होगा कि ये एक मेंढक की प्रजाति है जिसका नाम है अमोलॉप्स सीजू। अब नेक्स्ट जानते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये दिया गया है। ये मध्य प्रदेश का जो एक गोंड पेंटिंग है इसको दिया गया है जीआई टैग, तो इसे याद रखें। अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश है ये 5वां सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश में। और यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के साथ अपनी सीमा जो है वो शेयर करता है, मतलब बॉर्डर इसकी जो है ये इन सभी राज्यों से टच करती है। मध्य प्रदेश की स्थापना ये की गई थी 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी राजधानी जो है ये भोपाल में सिचुएटेड है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ का आधिकारिक पशु जो है ये बारहसिंघा, ये आधिकारिक पशु है। और यहाँ का राज्यपाल जो हैं अभी हैं गंगूभाई सी पटेल, यहाँ के अभी राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। और यहाँ की साक्षरता जो है, लिटरेसी रेट जो है 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 70.6% यहाँ की साक्षरता रेट है। और लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो जो है ये 970 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुषों पे 970 महिलाएं हैं। मतलब इतनी कम सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में ये है। और ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये डाटा प्रस्तुत की गई है। तो इतनी सारी चीज़ें रिलेटेड है मध्य प्रदेश से जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो याद रखें। जलियांवाला बाग नरसंहार, इनको मतलब इस तिथि को याद किया जाता है हमारे देश में, क्योंकि इस दिन काफ़ी सारे लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग में। क्योंकि वे लोग क्या कर रहे थे, ये भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं जिनका नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध में, मतलब अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ जमा हुई थी जिनमें अंग्रेज़ों के द्वारा गोली बरसाई गई और उसमें मैक्सिमम लोग मारे गए। बहुत ही कम लोग वहाँ पर बच पाए थे और भाग पाए थे, क्योंकि वहाँ की जो ये एक स्थान है जहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री वाल से घिरा हुआ था और केवल एक ही रास्ता निकलने का था, और उसी में अंग्रेज़ सब उसी रास्ते से वो गोली फायरिंग कर रहे थे। और इसमें जो है, इसमें 2 नाम याद रखें कि जनरल ओ डायर जो हैं वो ऑर्डर दिए थे, और जनरल आर डायर जो हैं वो गोली चलवाया था इस हत्याकांड में, मतलब इस नरसंहार में। और ये मनाया कब जाता है? ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है, मतलब याद किया जाता है, हमारे देश के द्वारा याद किया जाता है, क्योंकि इस दिन काफ़ी लोगों की बलिदानी चढ़ी हुई थी। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, ये जो घटना थी ये 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। तो ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो करंट से रिलेटेड है, प्लस हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, जो कि करंट से जोड़ के ये पढ़ाया जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 का अवार्ड, जो मार्च 2023 का अवार्ड, ये किसको दिया गया? ये साकिब अल हसन जी को ये दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, मतलब मार्च मंथ का अवार्ड जो है। और ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, मतलब क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बैट्समैन और ये बॉलर वगैरह, फील्डर, सारे ये इनके द्वारा किया जाता है। और ये इनके द्वारा 2 बार ये पुरस्कार जीता गया है। जो फर्स्ट टाइम ये जीते थे ये जुलाई 2021 में जीते थे, और इस बार मार्च 2023 में ये इनके द्वारा जीता गया है। तो मतलब काफ़ी बांग्लादेश के फेमस क्रिकेटर हैं जिनका नाम है शकीब अल हसन। तो इन
के इनको याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं 20वें IPL मैच के लिए सम्मान दिया गया है। यह MS धोनी जी को दिया गया है क्योंकि इनके द्वारा टोटल 200 मैच मतलब पूरे किए गए हैं IPL में। और ये पूर्व BCCI अध्यक्ष जिनका नाम है N श्रीनिवासन के द्वारा ये एक स्मृति चिन्ह इनको प्रदान किया गया है। तो जो भी MS धोनी के फैन हैं वो इस चीज़ को भी याद रखें कि उनको क्या मिला है। अब नेक्स्ट जानते हैं T20 क्रिकेट में 200 विकेट लेने का ये रिकॉर्ड ये बना लिए हैं जिनका नाम है रविंद्र जडेजा जी। ये अपने करियर में 200 विकेट ये ले चुके हैं और ये T20 क्रिकेट में लिए हैं। और ये चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो ये हासिल की है ये राजस्थान रॉयल के खिलाफ ये IPL मैच के दौरान ये उपलब्धि इनके द्वारा हासिल की गई है। ये 200 विकेट ले चुके हैं मतलब कंप्लीट कर दिए हैं T20 में। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट करंट अफेयर जानते हैं बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है और ये किनके द्वारा किया गया है ये जान लेते हैं। तो ये विदेश मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर S जयशंकर, इनके द्वारा मोजाम्बिक में ये इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और ये ब्रिज जो है ये 700 मीटर लंबा सस्पेंस ब्रिज है मतलब ये झूलने वाला ब्रिज है जो बूजी नदी तक फैला है। और ये जो है चिबाबावा और माफबिसे शहर को ये जोड़ता है। और ये ब्रिज जो है ये हमारे देश के द्वारा मतलब वहाँ पर बनाया गया है, इसीलिए इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2027 का ये आयोजन कहाँ पर किया गया है ये कजाकिस्तान के अस्थाना में किया गया है। और इसमें भारत का जो पहला स्वर्ण पदक ये जीते हैं जिनका नाम है अमन सहरावत जी के द्वारा जीता गया। और ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में इनके द्वारा ये जीता गया है गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक। और ये कुश्ती एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है ये कजाकिस्तान के अस्थाना में किया जा रहा है, आयोजित किया गया है। और इन्होंने किर्गिस्तान के अल्माज समन बेकोव को 9-4 से हराकर ये पदक ये जीता है। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं टाइम्स पत्रिका से रिलेटेड मतलब इसमें 100 प्रभावी लोगों की सूची जारी की जाती है ये टाइम पत्रिका के द्वारा। इसमें जो है हमारे देश के ये शाहरुख खान जी और SS राजमौली को भी ये शामिल किया गया है। इसमें आइकन सूची में शाहरुख खान जी को शामिल किया गया है और पायनियर की सूची में SS राजमौली जी को शामिल किया गया है टाइम पत्रिका में। और इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, किंग चार्ल्स, बेला हदीद, सारा मर्दिनी और यूरार मर्दिनी और अरबपति CEO एलन मस्क और लोकप्रिय गायक जिनका नाम है बॉयोंसे, इनको भी शामिल किया गया है इस पत्रिका में। और भी काफ़ी लोग होंगे जो मतलब टोटल 100 लोगों को प्रत्येक साल इसकी सूची जारी की जाती है 100 लोगों की फेमस और मतलब करोड़पति अरबपतियों की। एक पुस्तक ये पब्लिश की गई है जिसका नाम है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक का नाम है। और इसके लेखक जो हैं ये नंदिनी दास हैं जिनके द्वारा ये लिखा गया है ये पुस्तक। तो ये बुक्स एंड राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हाल ही में ये पब्लिश किया गया पुस्तक है, इसका नाम और लेखक का नाम याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं LIC के मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये किनको नियुक्त किया गया है ये रत्नाकर पटनायक जी को नियुक्त किया गया है LIC के मुख्य निवेश अधिकारी। और ये रत्नाकर पटनायक जी हैं PR मिश्रा के जगह लेंगे मतलब इससे पहले जो हैं PR मिश्रा जी थे मुख्य निवेश अधिकारी LIC के। अब LIC के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 में की गई थी और ये एक अधिनियम के तहत की गई थी जिसका नाम है भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसका LIC का जो मुख्य नारा है ये है योर वेलफेयर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका नारा है, ये नारा भी याद रखें। और इसके अभी प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं ये हैं सिद्धार्थ मोहंती, अभी अध्यक्ष है LIC का। और ये है LIC का लोगो जो इस तरह कुछ दिखता है, इसमें लिखा हुआ रहता है LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी फॉर्म होता है भारतीय जीवन बीमा निगम।
तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि LIC से रिलेटेड हैं, इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अंबेडकर जयंती ये मनाई गई, ये 14 अप्रैल को मनाई गई और ये प्रत्येक साल मनाई जाती है 14 अप्रैल को, क्योंकि ये जो भीमराव अंबेडकर जी हैं जो भारत के संविधान के मसौदा तैयार करने वाले का नेतृत्व ये कर रहे थे। मतलब ये इन्हीं के द्वारा ये संविधान जो बना है, इसमें जो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली गई हैं, ये इनके द्वारा मतलब इनके द्वारा काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया गया है हमारे संविधान में। और इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी इनके द्वारा कार्य किए गए थे। और इनको जो है 1990 में भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये मरणोपरांत ये दिया गया था इनको। और इनकी मृत्यु जो है ये 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो पुरस्कार जो है भारत रत्न ये 1990 में इनको दिया गया था। तो इनसे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं ए हेल्प कार्यक्रम ये लॉन्च किया गया, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है कि पशु संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यह उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, पूर्व में नेपाल और दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के साथ इसका जो सीमा जो है बॉर्डर टच करता है। और इसकी स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 में की गई थी और इसकी राजधानी देहरादून में सिचुएटेड है। और यहाँ के प्रेजेंट के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं पुष्कर सिंह धामी जी, प्रेजेंट में CM हैं, और राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं। और यहाँ की साक्षरता दर है जो है मतलब लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो ये है 87.60% ये है। और लिंगानुपात जो है मतलब सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 963 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुषों पे 963 महिलाएं, ये उत्तराखंड की सेक्स रेशियो है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसको याद रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जानते हैं, सॉरी अब तो फिनिश हो गया। तो ये था दोस्तों पूरे वीक का करंट अफेयर, मतलब जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच उनको भी उन्हें भी बताएं, शेयर करें। और जो लोग इंडियन GS में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों।